ये कम अक्ल आदमी एक बहुत बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी में काम करता है। बहुत कम उम्र में वो बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया था, जिस वजह से उसके साथ के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसकी तरक्की को देखकर कंपनी के लोगों में नाराजगी थी, क्योंकि ये आदमी अपने अच्छे कनेक्शन का इस्तेमाल कर बिना किसी मेहनत के प्रमोशंस ले लिया करता था। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उसे लोगों की ऐसी बद्दुआ लगेगी कि उसकी पूरी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। विक्टर नाम का ये शख्स आज एक खास मिशन पर जाने वाला था। उसका काम था डिस्ट्रिक्ट 9 के एलियंस को नोटिस देकर उन्हें वहां से निकालना, ताकि उस पूरे इलाके को खाली कराकर उन्हें एक नई जगह शिफ्ट किया जा सके। इन एलियंस को ये लोग प्रॉन्स कहते थे। ये एलियंस साल 1982 में अर्थ पर आए थे और तब से यहीं रह रहे हैं। उनकी शिप अचानक शहर के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई थी, जिससे लोगों में खौफ का माहौल बन गया था। उन्हें लगा कि वो इंसानों को खत्म करने आए हैं, पर ऐसा नहीं था। 3 महीनों तक उस स्पेसशिप से कोई नीचे नहीं आया। महीनों तक वो शिप ऐसे ही हवा में तैरती रही, जिसके बाद सरकार ने खुद उसके अंदर जाने का फैसला किया। वो उसकी कई इंच मोटी स्टील की चादर को काटकर अंदर घुसे और वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शिप के अंदर की गंदगी और बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। वहां लाखों की तादाद में एलियंस मौजूद थे, जो धूप ना मिलने की वजह से कमजोर हो गए थे। उनमें से कईयों ने तो भूख और प्यास से दम तोड़ दिया था। साउथ अफ्रीका की सरकार उन एलियंस को मारना चाहती थी, लेकिन दुनिया भर की सरकारों के प्रेशर के चलते वो ऐसा नहीं कर पाते। आखिर में वो उन एलियंस की मदद करने की सोचते हैं। उन्होंने उन एलियंस को टेम्परेरी कैंप्स में पहुंचाना शुरू किया, जो उस स्पेसशिप के नीचे ही बने थे। उनकी तादाद लाखों में थी, जिस वजह से देखते ही देखते वो पूरी जगह एक गंदे स्लम में बदल जाती है। शुरुआत में तो उन पर बहुत ध्यान दिया गया। सरकार ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उन्हें इंसानों की तरह ही सही दर्जा और सुरक्षा मिले, जिसके लिए वो पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। सरकार उन्हें रखने के लिए हर महीने अरबों रुपए खर्च कर रही थी, जो आम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध करते हैं। देखते ही देखते उन्हें अर्थ पर आए हुए 28 साल हो चुके थे। साइंटिस्ट का कहना था कि स्पेसशिप खराब होने की वजह से वो एलियंस अपने घर नहीं जा सकते। अब यही उनका नया घर था। उनका स्पेसशिप काम क्यों नहीं कर रहा? इस सवाल को लेकर वैज्ञानिकों के पास हजारों थ्योरीज थी। उनका मानना था कि जब वो यहाँ आए थे तो उनका कमांड मॉड्यूल उनकी स्पेसशिप से अलग होकर नीचे गिर गया और फिर वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बिना इस शिप को चला पाना नामुमकिन था। खोजकर्ताओं की टीम ने सालों तक डिस्ट्रिक्ट 9 का छप्पा छप्पा छान डाला। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो कमांड मॉड्यूल उन्हें कहीं नहीं मिला। उनकी शिप में उन्हें कुछ एडवांस्ड वेपन्स मिले, जिनकी टेक्नोलॉजी इंसानी समझ के बाहर थी। उन्हें हथियार मिले थे, तो जाहिर सी बात थी कि जुर्म होने तो तय थे, जिससे दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। वो एलियंस सिर्फ मजे के लिए लोगों को मार दिया करते थे। पैसेंजर से भरी ट्रेनें पलटना, बिल्डिंग में आग लगाना, सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग करना और पूरे शहर में तबाही मचाना उनके लिए बड़ी आम बात थी। जल्द ही लाखों लोग सड़क पर उतर आए, जो इन एलियंस को यहाँ से निकलवाना चाहते थे। लोगों ने उन्हें खत्म करने के लिए सरकार को अजीब अजीब तरह के आइडियाज दिए। किसी ने कहा कि इन्हें गोलियों से भून दो, तो कोई कहता है कि इन पर एक ऐसा वायरस छोड़ दो जो रातों रात इनकी पूरी आबादी को खत्म कर दे। 20 साल बाद जनता के दबाव में आकर दुनिया भर की सरकारें आखिरकार उन एलियंस को वहां से निकालने का फैसला करती हैं। वो उन 18 लाख एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से निकालकर शहर से 200 किलोमीटर दूर बने एक लेबर कैंप में शिफ्ट करने वाले थे। ये काम जितना आसान दिखता था, उससे कई ज्यादा मुश्किल था। और यहीं पर एंट्री होती है एमेन्यू कॉर्पोरेशन की, जो दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी थी। मल्टीनेशनल यूनाइटेड का मालिक रॉबर्ट हॉब्स इस काम की जिम्मेदारी अपने सन इन लॉ विक्टर को सौंपता है, जो उन्हीं की कंपनी में एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर काम करता था। कंपनी के काफी लोग रॉबर्ट के इस फैसले से खफा थे, क्योंकि उनकी नजर में विक्टर इस काम के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं था। उस जैसे कम अकल को उन एलियंस के बीच भेजकर वो उसकी जान को जोखिम में डाल रहे थे। इसके बाद विक्टर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। वो इस पूरे ऑपरेशन को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। उसने देखा कि सोल्जर्स जरूरत से ज्यादा गोला बारूद साथ लेकर चल रहे थे। वो उन्हें हथियार कम करने को कहता है, पर सोल्जर कहता है, आपको इसका जवाब हमारे कैप्टन देंगे। विक्टर को लगा वो कंपनी के मालिक का सन इन लॉ है, तो कैप्टन उसकी बात सुनेगा। लेकिन उनका कैप्टन जेम्स एक नंबर का हरामी आदमी था। वो ऑन कैमरा विक्टर को धमकी देने लगता है और कहता है, अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या लेकर जाना है और क्या नहीं। चल भाग यहाँ से और अपना ये कैमरा बंद कर। कैप्टन की अकड़ से ये बात शीशे की तरह साफ थी कि कंपनी में कोई भी विक्टर की इज्जत नहीं करता था, पर विक्टर इन सब बातों को इग्नोर करता चला गया। इसके बाद वो सब डिस्ट्रिक्ट 9 पहुंच जाते हैं। बाहर कुछ लोग उनके इस एलियन हटाओ ऑपरेशन का विरोध कर रहे थे। उन्हें लगता था कि उन एलियंस को भी जीने का हक है। जल्द ही वो एलियंस के स्लम एरिया में पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचते ही कुछ एलियंस ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। विक्टर उन्हें शांत रहने को कहता है, जिसके बाद वो लोग भी शांत हो गए।
विक्टर ने एक एलियन का दरवाजा खटखटाया क्योंकि वो उसे घर खाली करने का नोटिस देने आया था, पर उन एलियंस को यहाँ से निकालना इतना भी आसान नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से एक साइन मिल जाता है। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक प्रॉन उनकी गाड़ियों के टायर खा रहा था। गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर उस एलियन ने उसे इतनी तेज लात मारी कि उसका शरीर फटकर दूर जा गिरा। उसकी देखा देखी वहाँ और एलियंस आ जाते हैं। इससे पहले वो उन्हें कोई चोट पहुंचाते, विक्टर उनकी ओर बिल्लियों का खाना फेंक देता है क्योंकि इन एलियंस को कैट फूड बहुत पसंद था। इसके बाद वो सब नाइजीरियन कंपाउंड एरिया से गुजरते हैं। ये पूरा इलाका यहाँ के बदमाश लोगों का था। ये लोग यहाँ खाने के बदले में उन एलियंस से हथियारों का सौदा करते थे। लोगों ने बिल्लियों का खाना चोरी करके उसे डिस्ट्रिक्ट 9 में महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया था, जिससे खाने की जबरदस्त शॉर्टेज होती जा रही थी। इन लोगों को यहाँ रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये यहाँ हथियारों की सौदेबाजी से लेकर प्रोस्टिट्यूशन तक सारे गैर कानूनी काम करते थे। उनका लीडर ओबेसांजो लूना इस इलाके का इतना पावरफुल आदमी था कि एमएनयू वाले भी उससे नहीं उलझते थे। विक्टर एक और घर में जाता है, लेकिन वहाँ उसे उन एलियंस के ढेर सारे अंडे मिले। उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, इसीलिए उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए विक्टर उन सारे अंडों को जलाने के ऑर्डर्स देता है। वहाँ उन्हें ढेर सारे एलियन हथियार भी मिलते हैं जो दिखने में तो बहुत छोटे थे, पर शूट करने पर बहुत ज्यादा तबाही मचाते थे। पता चला कि एमएनयू इन्हीं वेपन्स को हथियाने के लिए सालों से इस मिशन पर काम कर रही थी। उन्होंने रिवर्स इंजीनियर करके बिल्कुल उस जैसा हथियार बनाने की कोशिश की, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि वो वेपन्स उन एलियन के डीएनए से लिंक थे। इंसानों का डीएनए उन एलियंस से अलग होने की वजह से इंसान ये हथियार नहीं चला सकते थे। विक्टर अपने काम को जारी रखता है। वो एक और प्रॉन से सिग्नेचर लेने जाता है, पर वो प्रॉन उन पर फावड़े से हमला कर देता है। उसे काबू में लाने के लिए बचाव दल को ऊपर से गोली चलानी पड़ती है। उधर हम कुछ और एलियंस को देखते हैं जो कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहे थे। उन तीनों में से सिर्फ क्रिस्टोफर नाम के एलियन को पता था कि उन्हें किस चीज की तलाश थी। जल्द ही क्रिस्टोफर के बेटे डेविड को वो चीज मिल जाती है, जिसके बाद वो उसे सबसे छुपाते हुए अपने घर में बनी एक सीक्रेट लैब में ले आए। उस कैन जैसी चीज से एक खास तरह का लिक्विड बाहर निकलता है, जिसे फिल्टर करके उन्होंने एक ट्यूब में भर लिया। दरअसल ये उनकी शिप को चलाने के लिए फ्यूल था, जिसे वो लोग पिछले 20 साल से इकट्ठा कर रहे थे। इस प्लेनेट को छोड़कर जाने का ये उनका आखिरी मौका था, लेकिन वो कुछ और समझ पाते उससे पहले विक्टर उनके दरवाजे पर नोटिस लेकर पहुंच गया। क्रिस जल्दी से उस लिक्विड को छुपा देता है और अपने दोस्त पॉल को दरवाजा खोलने को कहता है। विक्टर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन पॉल उनके हाथ में हथियार देखते ही तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। वो लोग जबरदस्ती अंदर घुसकर पॉल को बाहर निकालते हैं। विक्टर उसके घर की तलाशी लेता है और देखता है कि उन लोगों ने अंदर एक केमिस्ट्री लैब बना रखी थी। थोड़ी छानबीन करने पर उसे वो कंटेनर भी मिल जाता है जिसके अंदर उनकी शिप का फ्यूल था। विक्टर उसे खोलने की कोशिश करता है, पर तभी उस लिक्विड के कुछ छींटे उसके मुंह पर गिर गईं। वो जल्दी से कैमरामैन को रिकॉर्डिंग बंद करने को कहता है, जिसके बाद उसने फटाफट अपना मुंह पोंछा और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उधर क्रिस देखता है कि गार्ड्स उसके दोस्त पॉल को गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं, पर वो उसे कोई नुकसान पहुंचाते उससे पहले ही पॉल उन पर हमला कर देता है। जेम्स ने जब उस एलियन को अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते देखा तो वो तुरंत ही उस पर गोली चला देता है। पॉल आखिर में सरेंडर कर देता है और उससे अपनी जान की भीख मांगता है, पर जेम्स उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाता और उसे मार डालता है। इस हमले में विक्टर का हाथ टूट जाता है, जिस वजह से टीम पीछे हटने का फैसला करती है। जल्द ही विक्टर क्रिस के घर भी पहुंच गया। वो उसे पेपर्स पर साइन करने को कहता है, वरना वो उसके बेटे को उठाकर ले जाते। वो उसके साथ जोर जबरदस्ती कर ही रहा था कि तभी विक्टर को अपना सर भारी महसूस होने लगता है। कुछ ही देर में उसे उल्टियां होने लगी। ये सब देखकर टीम पीछे हटने का फैसला करती है। वो कल फिर आकर मिशन को जारी रखने वाले थे, पर विक्टर की तबीयत में सुधार आने के बजाय उसकी तबीयत और खराब होने लगती है। उसकी नाक से काले रंग का अजीब सा लिक्विड निकलने लगा, जिस वजह से वो काम से छुट्टी ले लेता है। जब वो अपने घर पहुंचा तो ढेर सारे लोग उसका स्वागत करते हैं। उसकी वाइफ वेनेसा ने विक्टर के प्रमोशन की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। विक्टर कहता है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर उस वक्त किसी ने उसकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। वो विक्टर को केक काटने को कहते हैं, पर जब वो केक काट रहा था तभी उसने काले लिक्विड की उल्टियां करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर ने जब उसके हाथ की पट्टी खोली तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ब्लैक लिक्विड की वजह से विक्टर का एक हाथ बिल्कुल उन एलियंस के हाथ जैसा हो गया। जल्द ही वहां कुछ गार्ड्स आए और उसे उठाकर अपने साथ ले गए। उसे एक कंपनी की एक सीक्रेट लैब में ले जाया जाता है, जहां उसे 2400 घंटे मॉनिटर किया जाता है। उस ब्लैक लिक्विड की वजह से विक्टर एक एलियन वायरस से संक्रमित हो गया और लगातार ये इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर्स उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पर उनके पास इस एलियन वायरस को रोकने का कोई तरीका नहीं था। अब विक्टर के शरीर में उन एलियंस का डीएनए था, जिस वजह से वो उन एलियन हथियारों को चला पा रहा था। विक्टर जो बहुत थक चुका था, उन्हें हथियार चलाने से मना कर देता है, पर उन लोगों ने उसे करंट के झटके देकर वापस होश में लाया। वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और उन्होंने हद तो तब पार कर दी जब उन्होंने एक जिंदा एलियन को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। विक्टर कहता है,
मैं तुम्हारे लिए किसी और चीज को शूट कर दूंगा, पर उस बेचारे अंतरिक्ष मानव को छोड़ दो। वो उस एलियन को नहीं मारना चाहता था, पर साइंटिस्ट जबरदस्ती उससे गन का ट्रिगर दबवा देते हैं, जिससे उस एलियन के चीथड़े उड़ गए। डॉक्टर्स रॉबर्ट को बताते हैं कि आपका दामाद धीरे धीरे एक प्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और जल्द ही वो भी उन एलियंस जैसा दिखने लगेगा। हालांकि रॉबर्ट को विक्टर की इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर्स कहते हैं इसके साथ जो हो रहा है वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हमें जो मिला है उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। उसका ये शरीर करोड़ों अरबों डॉलर्स से भी ज्यादा महंगा था। वो उसके शरीर को चीर फाड़ कर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने वाले थे ताकि उन हथियारों को चलाने का कोई तरीका ढूंढ सके। विक्टर को जब पता चला कि वो उसे मारने वाले हैं तो वो अपने फादर इन लॉ से मदद मांगता है, पर रॉबर्ट को सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार था। वो उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। वो अपनी बेटी से झूठ बोलता है कि विक्टर को अब नहीं बचाया जा सकता। एक बार ये वायरस शरीर में चला गया तो इंसान का बचना नामुमकिन है, इसलिए उसे भूल जाने में ही भलाई है। उधर हम विक्टर को देखते हैं जिसके शरीर को चीरने की तैयारियां चल रही थी। वो उसकी छाती काटकर उसका दिल निकालने ही वाले थे कि तभी विक्टर अपने एलियन वाले हाथ से उन पर हमला कर देता है। उसने उन सबको बहुत मारा और आखिर में उनमें से एक को बंदी बनाकर वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। रॉबर्ट को जब इसके बारे में पता चला तो वो तुरंत ही जेम्स को उसके पीछे लगा देता है। विक्टर एक आदमी का फोन चोरी करके अपनी वाइफ को कॉल लगाता है, पर उसका नंबर बिजी आ रहा था। इसके बाद वो अपने दोस्तों को कॉल करता है, पर वो लोग भी उसका फोन नहीं उठा रहे थे। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। पर जब वो अपने खाने का ऑर्डर दे रहा था तभी उसने देखा कि टीवी पर उसके बारे में न्यूज चल रही है। न्यूज में बताया जाता है कि विक्टर के उन एलियंस के साथ नाजायज संबंध थे, जिस वजह से उसे खतरनाक इन्फेक्शन हो गया है जो छूने से फैलता है। ये बात सरासर झूठ थी, लेकिन वहां खड़े लोग इस बात को सच मानकर विक्टर से दूर भाग जाते हैं। विक्टर जल्दी से वहां पड़ा खाना खाने लगता है, पर तभी रेस्टोरेंट का स्टाफ अंदर से गन लेकर आया और उस पर गोली चला दी। विक्टर के लिए अब बाहर की दुनिया बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, इसलिए वो सबसे बचते हुए डिस्ट्रिक्ट 9 में चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ उसे ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा। अपनी पूरी रात विक्टर वहीं गुजारता है और अगली सुबह वो देखता है कि वो एलियंस खाना लेने के लिए लाइन में खड़े थे। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो भी बिना देर किए उस लाइन में खड़ा हो गया। वो उनसे बिल्लियों का खाना मांगकर उसे चाव से खाने लगता है, पर जब वो उसे खा रहा था तभी उसे याद आया कि वो तो इंसान है। जिसके बाद वो उस कैट फूड को उठाकर फेंक देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, लेकिन तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है। उसने न्यूज में सब देख लिया था और वो इस बात पर यकीन भी करने लगी थी। विक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके उन घिनौने एलियंस के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं थे, पर वेनेसा उस पर यकीन नहीं करती। वो कहती है मुझसे कभी बात मत करना, और बस इतना कहकर उसने फोन को काट दिया। ये सुनते ही विक्टर जल्दी से गया और एक कुल्हाड़ी उठा लाया। वो उस कुल्हाड़ी से अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, पर ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। किसी तरह हिम्मत करके आखिर में वो अपनी एक उंगली काट देता है, पर उसे इतना दर्द हुआ जितना कि खुद के हाथ कटने पर होता, क्योंकि अब वो हाथ पूरी तरह से उसके शरीर से जुड़ चुका था। जल्द ही 12-13 हेलीकॉप्टर्स एक साथ डिस्ट्रिक्ट 9 में घुस जाते हैं, जिनसे बचने के लिए विक्टर क्रिस्टोफर के घर में घुस जाता है। विक्टर कहता है मेरा छुपना जरूरी है, अगर मैं बाहर गया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। पर तभी उसने देखा कि क्रिस्टोफर ढेर सारे कंप्यूटर जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो जाता है। क्रिस्टोफर उसे उठाकर बाहर फेंकना चाहता था, पर जब उसने उसका हाथ देखा तो वो समझ गया कि इसकी ये हालत किस वजह से हुई है, जिसके बाद वो उसे घर के बेसमेंट में छुपा देता है। विक्टर के होश आते ही वो उससे उस ब्लैक लिक्विड के बारे में पूछता है जो वो यहाँ से ले गया था। डेविड उसे बताता है कि वो लिक्विड हमारी शिप का फ्यूल है, उसकी मदद से हम फिर से उड़ सकते हैं। क्रिस्टोफर कहता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता था, क्योंकि मदरशिप में एक मेडिकल इक्विपमेंट है जिसे खास इसी तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बनाया गया था। जब विक्टर को पता चला कि वो उसे ठीक कर सकते हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उस लिक्विड के बिना वो लोग मदरशिप तक नहीं पहुंच सकते थे। वो कहता है क्यों ना हम फ्यूल को दोबारा बना लें, पर इतना फ्यूल इकट्ठा करने में ही क्रिस्टोफर को 20 साल लग गए थे। विक्टर का